अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सईद शेख, फिजियोथेरेपिस्ट। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास जो केस आया है वो बड़ा ज़बरदस्त केस है। चेस्ट फिजियोथेरेपी के हवाले से हमारे पास इनको रेफ़र किया गया है और इनके जो चेस्ट एक्सरे है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जो है बायलैटरल इन्फिल्ट्रेट्स हैं और लेफ्ट लोअर जोन जो है वो कोलैप्स है। लेफ्ट लोअर जोन कोलैप्स है। उसके अलावा जो है बायलैटरल इन्फिल्ट्रेट्स हैं, जिसकी वजह से इनको हमारे पास चेस्ट फिजियोथेरेपी के लिए रेफर किया गया है। लंग्स 1.3 सेंटीमीटर अबव क्लेविकल से स्टार्ट होते हैं और 6 रिब तक एंटीरियर, लेटरल जो है 7-8 रिब, पोस्टीरियर जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो बिलो लेवल ऑफ स्पाइनस प्रोसेस ऑफ स्कैपुला 8, 9, 10, 11 रिब्स पर आपका फोकस होता है, क्योंकि हमें जो है वो लोब जो है वो देखना होता है कि अपर लोब में प्रॉब्लम है, मिडिल लोब में प्रॉब्लम है या लोअर जोन में प्रॉब्लम है। अगर लोअर जोन में प्रॉब्लम है तो बिलो स्पाइनस प्रोसेस ऑफ स्कैपुला आपका फोकस होता है, आपका टारगेट होता है कि हमें इस तरीके से फिजियोथेरेपी करनी है कि वो ओपन हो जाए। अब क्योंकि इनका लेफ्ट लोअर जोन कोलैप्स भी है और इन्फिल्ट्रेट्स भी है, मैं आपको जर्नल एसिडिटी सिखाऊंगा कि एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीथिंग टेक्निक हम किस तरीके से करवाते हैं। ऑस्कल्टेट किया आपने, ऑस्कल्टेशन करने के बाद आप फिर देखते हैं कि कहाँ पर डिक्रीज एयर एंट्री है, बायलैटरल इन्फिल्ट्रेट्स हैं, क्रैकल्स हैं, क्रेप्ट्स हैं, वीजिंग साउंड्स हैं। साउंड्स किस तरीके से मिल रही हैं आपको? अगर तो साउंड वीजिंग साउंड्स है तो बेहतर ये होता है कि सबसे पहले आप नेबुलाइजर्स का यूज करें। नेबुलाइजर में आप एटम यूज कर सकते हैं, नॉर्मल सलाइन यूज करके सबसे पहले नेबुलाइज करेंगे पेशेंट, क्योंकि हमारे पास ओपीडी में आए चेस्ट फिजियोथेरेपी के लिए तो घर से यकीनन नेबुलाइज होकर फिर आए हमारे पास। उसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ कि एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीथिंग टेक्निक इस कंडीशन में कैसे करवाते हैं। इस इक्विपमेंट का होना बहुत जरूरी है। इसको हम कहते हैं स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर फ्रॉम 200 टू 1200। टोटल लंग कैपेसिटी हमारे पास 5 लीटर टू 6 लीटर होती है। इसकी कैलकुलेशन का मेथड भी बहुत इजी होता है कि 200 पर इसमें एरो के निशान दिया हुआ है और 200 तक हम अगर इसको मूव करते हैं इसको, और स्पायरोमीटर 200 पर पेशेंट से कहते हैं कि आप ऊपर उठाएं। जितनी सेकंड पेशेंट होल्ड करते हैं इसकी कैलकुलेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 सेकंड पेशेंट ने होल्ड किया तो कितना हुआ 200। इसकी कैलकुलेशन भी मैं आपसे डिस्क्रिप्शन में पूरा बताऊंगा आपको कि किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। 5 सेकंड टोटल होल्ड करना होता है। इसमें 1200 तक रीडिंग दी हुई हमारे पास। 1200 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 6000 ml होता है, जो कि हमें वॉल्यूम अचीव करना होता है। आप गहरा सांस लीजिए। पेशेंट से हम कहेंगे कि डीप ब्रीथिंग कीजिए, नाक से गहरा सांस लें और मुंह से निकालिए। हाँ, नाक से गहरा सांस लीजिए, मुंह से निकालें। 10 to 15 रेपिटेशन के साथ सारी एक्सरसाइजेस हम करवाएंगे। सबसे पहले डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, उसके बाद टिश्यू ब्लोइंग, उसके बाद इंटरडिजिटल टेक्निक, देन स्पायरोमीटर, लिटिल बिट परकशन, थोड़ी परकशन देंगे ताकि इनका जो लंग्स जो है वो जो कोलैप्स हुआ है वो ओपन हो। सारी टेक्निक्स मैं आपको सिखाऊंगा। मैंने आईसीयू में बहुत अरसे काम किया है, जिसकी वजह से आपको मुझसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, आपने एसिडिटीज करवाई, उसके बाद मैं इनको कहूंगा कि टिश्यू पेपर को फूंक मारिए। टिश्यू पेपर का पीस आप आगे रखेंगे इस तरीके से, इतने डिस्टेंस पर। बाबा एक सांस भरें अच्छा सा। सबसे पहले आप पेशेंट को डेमोन्स्ट्रेशन देंगे कि वो किस तरीके से परफॉर्म करें, क्योंकि पेशेंट को नहीं मालूम कि उनको किस तरीके से परफॉर्म करना है, और फिर आप कहते हैं कि अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। तो पेशेंट को जब डेमोन्स्ट्रेशन ही नहीं होगी वो कैसे अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। बाबा इसको उड़ाए हैं जोर से, बहुत जबरदस्त। इस तरीके से आप पेशेंट से कहेंगे कि वो टिश्यू पेपर को आगे की तरफ फूंक मारे और उड़ाए। तो काफी अच्छे तरीके से पेशेंट परफॉर्म कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। जोर से। अच्छा, टिश्यू ब्लोइंग करने के बाद सबसे पहले मैं काम करूंगा कि इनको पोस्टीरियर साइड पे परकशन दूंगा। कैमरे को करीब लेकर आइए ताकि देख सकें हमारे स्टूडेंट्स। ये स्पाइनस प्रोसेस है। स्पाइनस प्रोसेस के बिल्कुल नीचे आप इस तरीके से अपने हाथ को इस तरीके से बनाएंगे और आपकी इस तरह से रिस्ट जो है ना अच्छे तरीके से मूव हो। अगर आपके पास
परकसर है तो आप परकसर से दे सकते हैं ये सब कुछ, वरना आप मैनुअल परकशन देंगे। मैनुअल परकशन के लिए इजी मेथड ये होता है, क्योंकि परकसर की कॉस्ट अराउंड 1 लाख एंड 1,50,000 है, तो हर एक अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसलिए मैं सारी चीज़ें मैनुअल सिखा रहा हूँ आप लोगों को, कि घर पर आप इजीली ये सारी चीज़ें कर सकें। इस तरीके से आप फेस बनाएंगे अपनी, ये देखें हाथ को बनाया और इस तरह, चाहे तो इस पोजीशन में भी कर सकते हैं। बाबा आप लेट जाइए, लेट जाएं, लेट जाएं, मेरी तरफ फेस करें। ये देखिए लाइंग पोजीशन में भी बताता हूँ आपको कि किस तरीके से हम करवा सकते हैं, यहाँ से और यहाँ से। ये देखिए ये सबसे इजी मेथड होता है। ये अराउंड 2 मिनट्स तक आप करवाएंगे हर एक लोब पर। परकशन जो है वो 2 to 3 मिनट हर एक लोब पर करवाएंगे, ताकि अच्छे से अच्छा रिजल्ट आपको मिल सके। एंटीरियर साइड पर परकशन देने के लिए सेम आपने हाथ इस तरीके से बनाए और देखें, बड़े मजे से बड़े रिलैक्स होकर आप अपना काम करेंगे। और हार्ट का जरूर पूछेंगे कि हार्ट में कोई अगर पेस मेकर लगा हो तो फिर आप एंटीरियर परकशन नहीं अप्लाई करेंगे। ईसीजी में कोई प्रॉब्लम्स हो, प्रोपाई चेक करेंगे, ईसीटी इन्वर्टेड है नहीं है, पेशेंट से आप हिस्ट्री कंप्लीट लेंगे। मैंने पेशेंट से पूछा, उन्होंने बताया कि आपको कभी दिल का मसला तो नहीं हुआ ना? कभी भी नहीं हुआ, कभी ब्लड प्रेशर नहीं हुआ, कभी हार्ट प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो इस वजह से आप इजीली परकशन अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एक चेस्ट का मसला था, थोड़ा सा पानी भर गया था, पानी की वजह से फिर सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। ट्यूबरकुलोसिस की वजह से इनको ये सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इस तरीके से फिर आप लेटरल साइड पर किस तरीके से अप्लाई करेंगे। लेटरल साइड इधर से थोड़ा सा बाबा हाथ हटाइएगा, इसी तरह से लेटरल आप इधर से भी कर सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा 30 का एंगल आप रखेंगे और फिर पेशेंट से कहेंगे दोनों हाथों को मिलाइए आपस में। ये पैसे रख दीजिए यहाँ पर, दोनों हाथों को मिलाइए आपस में। इसको हम कहते हैं इंटरडिजिटल टेक्निक। इंटरडिजिटल टेक्निक में ये होता है कि जब आप ये मूवमेंट करवाते हैं तो आपके जो स्पाइनस प्रोसेस होता है वो मूव होता है। स्कैपुला का लोअर जोन्स की ओपनिंग होती है। इसको उठाते हुए आप पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देंगे कि नाक से गहरा सांस लें और मुंह से निकालिए। सांस लीजिए अच्छा सा, फिर वापस निकालिए, फिर सांस लें, फिर वापस निकालें, फिर सांस लीजिए। ये सारी मूवमेंट्स आप करवाएंगे। इसके बाद मैं फिर करवाऊंगा स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर की कैलकुलेशन मैं आप लोगों से जरूर स्क्रीन पे शेयर करूंगा। आप देखिए लंग्स में एक्सटर्नल वॉल्यूम कितना होता है, इंटरनल वॉल्यूम कितना होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है। ये सब की कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, फिर आप चेस्ट फिजियोथेरेपी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। बाबा उठ जाइए। स्पायरोमीटर करवाने का सही मेथड ये होता है कि आप लिटाकर कभी भी नहीं करवाएंगे, लाइंग पोजीशन में नहीं, सिटिंग पोजीशन में करवाएंगे तो इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसको सामने रखेंगे पेशेंट से, ऐसे बिठाया जी, ऐसे बैठकर पेशेंट को ऐसे बिठाएंगे। उसके बाद फिर कहेंगे कि सांस को बाबा ऊपर की तरफ खींचे जोर से। बहुत जबरदस्त, एक्सीलेंट। पेशेंट को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी होता है। आप अगर अप्रिशिएट नहीं करते तो आपको भी अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। बहुत जबरदस्त, एक्सीलेंट। बाबा रोक कर रखें इसको, 5 सेकंड तक ऊपर होल्ड करना होता है ताकि हमें अच्छे से अच्छा वॉल्यूम मिल सके। ये इंस्पिरेशन के लिए, इसको अगर उल्टा करके करवाएंगे तो ये एक्सपायरेशन के लिए। एक्सपायरेशन के लिए पेशेंट से कहते हैं कि बाहर की तरफ फूंक मारें। इसमें पेशेंट से कहते हैं कि इस तरह से पिएं, कि इस तरह से सांस को अंदर लें जैसे आप स्ट्रॉ से बोतल पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं। तो पेशेंट अच्छे तरीके से कमांड को फॉलो करता है। स्पायरोमीटर कंप्लीट करवाने के बाद पेशेंट को हम कुछ होम इंस्ट्रक्शंस देंगे कि वॉक करते हुए अगर इनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सांस लेने में तो बस 20 to 25 स्टेप लें, फिर थोड़ी देर बैठ जाएं, फिर 30 स्टेप लें, फिर बैठ जाएं। इस तरीके से, ताकि अगर एस्थमा की पेशेंट को प्रॉब्लम है, COPD की प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में पेशेंट से ज़्यादा एक्सर्शनल एक्टिविटीज़ हम नहीं करवाते हैं। कोशिश करते हैं कि पेशेंट से कहते हैं कि उतनी वॉक करें जितनी वो टॉलरेट कर सकते हैं।
ठीक है बाबा, उतनी वॉक करनी है जितनी आप बर्दाश्त कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। जिसमें अगर सांस आपका फूल रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो फिर आपको बैठ जाना है। कभी कभी सांस का प्रॉब्लम उस वक्त भी होता है जब आप हेमोग्लोबिन लेवल कम हो, तो हेमोग्लोबिन लेवल जरूर अपना करवाइए। 7-6 हेमोग्लोबिन लेवल हो, है ना। खून बढ़ता ही नहीं जी, पेशेंट खुद बता रहे हैं हेमोग्लोबिन लेवल खून नहीं बढ़ता, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल कम होता है और सांस का प्रॉब्लम होता है। चले बाबा, मेरे चैनल नहीं, ऑक्सीजन मेरी कभी कम नहीं। अच्छा वो मैं चेक करके देखता हूं। ठीक है। ऑक्सीजन सैचुरेशन चाहे वो कम नहीं हुई, लेकिन ये है कि ब्लड में अगर ऑक्सीजन लेवल अगर आपका कम हो, हेमोग्लोबिन लेवल कम हो, तो उसकी वजह से सांस का प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।